हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका एक नए ब्लॉग और नए सीरीज़ में। अभी मैं आया हूँ नेपाल में, और नेपाल में हाल ही में अभी आप लोगों ने देखा था कि जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था और किस तरीके से पूरा तख्ता पलट कर दिया। पूरे जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। अभी नेपाल का जो बॉर्डर है वो खुल चुका है और आप अपना आईडी दिखा के आप नेपाल में आ सकते हैं। और ये देखिए पीछे मेरा ये बॉर्डर है और वहाँ से मैंने एंट्री की है। और यहाँ पे मुझे कराना है कुछ मनी एक्सचेंज करा लेते हैं। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें जो करानी वो करा लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हम निकलेंगे सीधा पोखरा में मेरा 3-4 दिन आई थिंक मैं रहूँगा वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा काठमांडू से और भी जो यहाँ के नेपाल जो रूरल एरियाज़ हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ पे मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो पूरा बहुत ही मस्त ट्रिप होने वाला। गर्मी बहुत ज़बरदस्त है और यार यहाँ पे ब्लॉगिंग शुरू किया हूँ, लोगों ने देखना शुरू कर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो बस स्टेशन है इस पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको जलाया गया था। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले कराते हैं मनी एक्सचेंज, पैसा बदलवा लेते हैं। और यहाँ का जो मनी एक्सचेंज है अभी 1 रुपया इंडियन का, 1 रुपया नेपाली का, 1 रुपया 60 पैसा हो रहा है। और अगर आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो यहाँ से भंसार होता है, वो वहाँ से कटा सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से हालात एकदम सामान्य से दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी क्यूरीज थी कि क्या होगा नेपाल में, क्या कंडीशन है। मैं आ रहा था तब भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल था कि कैसे जाएगा, क्या करेगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बॉर्डर से आप जैसे ही अंदर आएंगे 100 कदम पे, यहाँ पे ढेर सारे मनी एक्सचेंज की दुकान है। यहाँ पे आके आप अपना मनी एक्सचेंज करा सकते हैं। यहाँ से मुझे सिम भी लेना है और चलिए देखते हैं। उधर पीछे पता किया हूँ तो उधर कहीं पे भी मनी नहीं था, तो यहाँ पे आके हम एक्सचेंज करवा लें। यहाँ पे है। दीदी बोली थोड़ा देर खड़े रहते। ये देखो यहाँ पे ये आ गया नेपाली नोट। अभी ऑफिशियल जो रेट चल रहा है 1 रुपया 60 पैसा, लेकिन यहाँ पे दीदी से मैंने नेगोशिएट किया तो 1.57 दे रही थी, लेकिन मैंने बोला 1.58 दे दो आप। तो यहाँ पे 10,270 मुझे मिल गया है। और यहाँ से लेता हूँ मैं सिम, आगे कहीं सिम ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे की जर्नी शुरू करते हैं। वहाँ मैंने मनी एक्सचेंज करवा लिया। अभी यहाँ भैया की दुकान पे आया हूँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नेपाली सिम। अभी देखते हैं कितना का पड़ता है। और ये है एनसेल का सिम। अगर आप लोग यहाँ पे आइए तो जो एनसेल का सिम है ना वो बेस्ट पड़ता है। इससे पहले भी जब मैं आया था एनसेल का ही सिम मैंने लिया था, और इसका जो नेटवर्क वगैरह है वो बहुत सही है। और एक चीज़ आप देखो, जैसे मैं एंट्री किया हूँ नेपाल में, ये सारी चीज़ें आपको हर दुकानों पे मिल जाएंगी। तो ये बहुत ही स्पेशल होता है बहुत सारे लोगों के लिए। और यहाँ पे मैंने मनी एक्सचेंज करा लिया है, सिम ले लिया और बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। और भैया ने जैसा बताया कि यहाँ से बस ना करने के बजाय एक जो मिनी बस टाइप का होता है, एक टैक्सी टाइप का होता है, उसको मैं ले लेता हूँ, वो टाइम से पहुँचा देगी। तो चलिए, हो सकता है कि आज रात तक मैं पोखरा पहुँच जाऊँ। आप लोग अगर यहाँ पे आए, बॉर्डर पे आए, तो ये वाली दुकान है, भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। और इनकी दुकान से आप लोग सिम वगैरह ले लीजिएगा। और चलिए चलते हैं। थैंक यू भैया। यहाँ से मैंने सिम वगैरह ले लिया और मुझे लगता है आगे कहीं खड़ी है जिस गाड़ी से हमें जाना है। चलो चलते हैं। तो सब कुछ करा के मैंने यहाँ पे ये वाली जो मिनी बस है ये मिल गई है। ये लेके जाएगी हमें पोखरा। वैसे तो किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं है, 200 या आई थिंक कुछ ऐसा ही है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा। लेकिन यहाँ से जो रास्ता है ना वो बहुत ही पहाड़ी एरिया है, इस वजह से बहुत टाइम लगता है। 8 से 9 घंटा लग जाएगा। जैसे गूगल मैप पे देखेंगे तो आपको बहुत कम 3 या 2.5 या 3 घंटा दिखाएगा, लेकिन बहुत ही 8 से 10 घंटा लग जाता है। तो ये बैग मैंने अपना रखवा दिया है और सीट मुझे अच्छा मिल गई है। भाई बॉर्डर से अभी 1 किलोमीटर ही दूर अंदर आए थे कि कुछ इस गेट के पास, यहाँ पीछे मिलिट्री की जो चेकिंग चल रही है। पता नहीं क्या बैग में रखे हैं सब। आधे घंटे से सब आपस में बहस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कहीं जाऊं और कोई कांड ना हो। पिछले जो बस में मैं बैठा था, जो गाड़ी जो मिनी वैन आप लोगों ने देखा था, उसमें मैं बैठा था, तो वहाँ पे एक चेक पोस्ट था। वहाँ पे मैं वीडियो बना, मेरे 2 फ़ोन है, जिस फ़ोन से ये वीडियो बना रहा हूँ
एक दूसरा फ़ोन है जिससे मैं शॉर्ट रील बना रहा हूँ। तो मतलब 2-3 सेकंड का मेरा एक वीडियो था और उसने मुझे देख लिया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसने मुझे पकड़ लिया। करीब आधे घंटे तक मुझे वहाँ बैठाए रखा, मैं ये कर दूँगा, मैं बहुत चिल था। मैं कहा जो करना वो करो, अब मैंने गलती करी है, मैं वीडियो डिलीट कर देता, उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो करीब आधे घंटे तक मुझे परेशान किया, फिर उसके बाद मुझे बोला जाओ आप। तो फिर मैंने बोला मेरी गाड़ी कैसे मिलेगी मुझे, फिर बोला कि अब तुम जानो। मतलब मेरी जो पिछली वाली गाड़ी है वो छूट गई है और मैं ये दूसरे गाड़ी से जा रहा हूँ। अभी ये यहाँ से मैं बुटवल जाऊँगा और ये वाली जो मेरी बस थी, जो मिनी बस थी, वो एसी वाली बस छूट गई है। अभी यहाँ से मैं दूसरे गाड़ी से जाऊँगा, बुटवल जाऊँगा। अगर मिल गई वो गाड़ी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। जब मैंने बताया या दीदी लोग को मैंने बताया कि मेरा पर्स छूट गया तो बहुत परेशान हुए लोग। एक बार कॉल वॉल करने की भी कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे पानी कितने खतरनाक तरीके से गिरा है, ये देखो यहाँ पे। और उसके जस्ट ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज है, कि पहला सस्पेंशन ब्रिज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। उसके ऊपर भी एक छोटा सा सस्पेंशन ब्रिज है, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। और यहाँ से पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए हैं। रास्ता तो बहुत ख़राब है, लेकिन यहाँ से मैं जाऊँगा पहले पाल्पा। हालात सामान्य हो रहे हैं धीरे धीरे। सड़क देख रहे हो, ये जो है ये सड़क है, ये जस्ट थोड़ा सा मतलब यहाँ से मुझे 3 से 4 फीट की दूरी लग रही है। तो नीचे देखो आप, पूरे तरीके से खाई है, इतना खतरनाक होता है यहाँ पे। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब नेपाल आओ, पोखरा हो तो कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर ही लेके आओ। ऐसा नहीं कि मुँह उठा के चल दिए गाड़ी लेके। यहाँ बहुत ही खतरा रहता है गाड़ी लेके आने पे। भाई भैया ये बता रहे हैं कि ये जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ, अब एक टोयोटा टाइप की गाड़ी है, मिनी बस टाइप की है। और ये बता रहे कितने लाख की है? 57 लाख की ये गाड़ी है। क्योंकि देखो नेपाल में जो है ना कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, किसी भी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। इसी वजह से जब भी जो गाड़ियाँ आए, ये जो गाड़ी है ये चाइना की है, और जो मैं पीछे वाली गाड़ी बैठा था वो टोयोटा की थी या शायद किसी और कंपनी की थी, जापान की शायद गाड़ी थी। तो ज़्यादातर गाड़ियाँ जापान से, चीन से, इंडिया से और बाकी सारे देशों से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं बनती यार, बहुत महंगा होता है। जो मतलब पल्सर है, बाइक है या बुलेट है, जो हमें 1,20,000 की मिलती है, यहाँ पे सीधे दुगना या तिगुना लगता है, क्योंकि एक्सपोर्ट चार्ज 7 लाख 6 लाख भाई बता रहा है। तो इस तरीके से बहुत ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपको पता ही होगा कि अभी नेपाल में क्या हुआ है। अब मुझे लगता है कि लोगों के भी मन में यही होगा कि अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अगर शुरू हो जाती है गाड़ियों की, तो हो सकता है इनके लिए बहुत आसान हो जाए गाड़ियाँ ख़रीदना। जो ऑल्टो है ना, ऑल्टो कितने की? ऑल्टो अभी 25 लाख तक। मैं पिछले बार आया था तो वो बोला था 18 लाख की, लेकिन अभी बता रहे हैं ये भैया बता रहे हैं कि 25 लाख रुपए की ऑल्टो। सोचो हम लोग जो इंडिया में 4 लाख की जो गाड़ी आती है, 4 से 4.5 लाख की गाड़ी, यहाँ पे 25 लाख की। और वो भी ऑल्टो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, टैक्सी या फिर छोटा मतलब बहुत नॉर्मल गाड़ी में यहाँ पे 20-25 लाख रुपए की मिलती है। 25 लाख अगर हम इसको इंडिया के करेंसी से डिवाइड करते हैं, 25 लाख को 1 रुपया 60 पैसा जो है, तो इंडियन मतलब इंडिया में भी मतलब उसको इंडिया का जो करेंसी है उसमें भी वो 15 लाख रुपए में आ रहा है। आप सोचो कितना महंगा है यहाँ पे सारी चीज़ें, गाड़ियाँ वगैरह। तो इस तरीके से ये 57 लाख का ये गाड़ी है, तो 1.60 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे इंडियन रुपीज़ में इस गाड़ी की कॉस्ट आ जाएगी। यार बहुत महंगा है। चलो ठीक है, जो मेरा आते ही बॉर्डर पे घुसते ही एक ख़राब एक्सपीरियंस था, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे भैया लोग बहुत अच्छे मिल गए हैं। इन लोग से बात करते करते अभी समय पता नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग अच्छे हैं, बात कर रहे हैं, बता रहे चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं।
अगर जब तक मैं सफ़र में हूँ तब तक नेपाल के जो हाल ही में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ उसके बारे में बता दूँ। हमारे जो इंडियन मीडिया है वो बस ये बता रही है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो भी सोशल मीडिया बैन है उसके लिए हुआ था, लेकिन ये वाकई में इस चीज़ के लिए नहीं था। जो प्रोटेस्ट हुआ है ये करप्शन के लिए, नेपोटिज़म के लिए और बहुत सी चीज़ें को लेकर ये प्रोटेस्ट हुआ है। ये जो आग था, ये कब से ये जो चिंगारी था बहुत दिनों से फैल रहा था। यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे टिकटॉक है और यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी नेता हैं, उनके जो बेटे हैं लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो वो जो गुस्सा था ना, नेपो किड, हैशटैग नेपो बेबी, ये बहुत दिनों से ये चल रहा था। ये देखो अभी यहाँ की स्कूल बस, तो ये काफ़ी दिनों से ये चल रहा था टिकटॉक पे। और जब सरकार ने जैसे ही ये बैन लगाया तो लोगों का गुस्सा और फूट गया। इस वजह से लोग सड़कों पे आ गए। आपने देखा किस तरीके से कितने जो पॉलिटिशियन थे, करप्ट पॉलिटिशियन थे, उनको रेस्क्यू करना पड़ा, आर्मी को आना पड़ा। केपी शर्मा ओली जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उनको भागना पड़ा। और नेपाल में कुछ ऐसा था ना कि जो 3 प्राइम मिनिस्टर थे, इसके पहले कौन सा प्राइम मिनिस्टर था? ये तो अभी केपी ओली, इसके पहले शेर बहादुर देवपाल। और मतलब 3 यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कुर्सी खेल रहे थे। ऐसा था कि वो कभी 5 साल के लिए बैठ जाता था, फिर आगे 5 साल के लिए बैठ जाता। तो मतलब बहुत ही अनस्टेबिलिटी थी नेपाल में। इस वजह से ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं और काफ़ी हद तक ये जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ वो बहुत ही सफल रहा। अभी जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर नेपाल की, सुशीला कार्की जी, उसके बाद जो यहाँ पे फिर से एक प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रबल दावेदारी है। किनका है? बालेंसा। हाँ, जो आजकल हर जगह पे उन्हीं के नाम को लेकर चर्चा थी। बालेंसा एक रैपर से फिर मेयर बने और आगे उनका मतलब नेपाल की जनता चाहती है कि बालेंसा ही नेपाल के अगले प्राइम मिनिस्टर बने। तो अच्छा है, एक युवा प्राइम मिनिस्टर अगर देश में आता है तो हो सकता है कुछ बदलाव लाए। और ज़रूरी भी होता है कि जब सत्ता पे जो लोग काबिज होते हैं ना, तो उनको बदलने की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये 5 साल का टेन्योर क्यों दिया जाता है कि हम अगर अच्छा काम कोई नहीं कर रहा है तो हमें दूसरा ला जाए। तो ये कुछ उम्मीद की किरण जगी है नेपाल में। और भी जो चीज़ें हैं मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और ये कुछ इस तरीके से रास्ते हैं, जगह जगह रास्ते भर में बहुत सारे इस तरीके से छोटे छोटे ढाबे मिलेंगे। ये देखिए, नेपाल को वैसे तो हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हिंदुज़्म को 80% फॉलो किया जाता है। बुद्धिज़्म भी है यहाँ पे नेपाल में फॉलो किया जाता है जो 9% है। साथ ही साथ इस्लाम भी 4-5% है यहाँ पे। और उसके साथ साथ क्रिश्चियन 1 से 2% है यहाँ पे। नेपाल में जातियाँ भी हैं जो मतलब आप सुनते होंगे कि जो ब्राह्मण होते हैं वो क्षेत्रीय लिखते हैं, ठाकुरी लिखते हैं। और उसके बाद जो अलग एथनिक ग्रुप हैं, अलग अलग एथनिक जनजातियाँ, गुरुंग हो गया, थापा हो गया, राई हो गया, लिम्पू हो गया, सेपरा हो गया, थारू हो गया, मतलब ये सारी यहाँ पे जनजातियाँ हैं। यार ये वाली जो बस थी इससे मैं यहाँ तक तो आ गया। अभी यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ से मुझे दूसरी बस लेनी पड़ेगी और वहाँ से मैंने 1000 उसको दिया और 500 इसको दे रहा हूँ। फिर यहाँ से भी जो बस मुझे ले जाएगी 550 फिर यहाँ से मिलेगी। यानी मेरा मतलब जो 1000 का जो ट्रिप था वो मेरा पड़ रहा है फिर से 1000 का मतलब खर्चा जा रहा है। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। बहुत शौक़ था कि मैं ही चेकिंग करूं, कोशिश करता हूं। अगर यहाँ पे कोई गाड़ी अगर रूट वगैरह भी बहुत अच्छे से नहीं मालूम है, मतलब ये वाला जो रास्ता है वो पोखरा ही जाएगा। तो बस ये है, अगर कोई ऐसा कोई बंदा मिल जाता है तो ये चेकिंग की भी कोशिश करेंगे, नहीं तो जो बस आएगा उसके बस पे बैठ के फिर जाएंगे यहाँ से पोखरा। चलो आधा घंटा वेट करने के बाद मिल गई, चलते हैं आगे। यहाँ से 119 किलोमीटर है, आई थिंक यहाँ से 3 घंटा लगेगा। अभी पोखरा यहाँ से करीब 70-75 किलोमीटर है और यहाँ के अपनी गाड़ी का टायर पंचर हो गया
तो सोचा यहाँ के कुछ घर वर दिखा दो आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके के घर है, देखो कितने दूर दूर पे घर हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये धान की खेती है। देखो यहाँ किस तरीके से धान की खेती की गई है। इसी तरीके से पूरे पहाड़ पे रास्ते पर जहाँ भी मैंने देखा इस तरीके से पूरे धान की खेती की गई है। कितना अच्छा लग रहा है। तो ये टैक्सी हमें यहाँ पे ला के पोखरा में छोड़ दी है। अभी यहाँ से मैं ढूंढता हूँ हॉस्टल। और यार सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, तो सबसे पहले जो काम करूँगा तो पहले खाना खाऊँगा। चलते हैं तो देखते हैं कहाँ पे अच्छा हॉस्टल मिलता है, सस्ता हॉस्टल। उसके बाद फिर आगे ये कुछ इस तरीके से है पोखरा। या इस चौराहे पे खड़ा था, ये बंदा मिला है, बोला 500 रुपये में अच्छा सा होटल दिखाऊंगा अटैच बाथरूम के साथ। चलो देखते हैं कैसा होटल, अच्छा रहेगा तो रुकूंगा। और लेक साइड जाने पे यार बहुत महंगा रहता है। लेक साइड पे जाने के बाद वहाँ पे जो होटल हॉस्टल जो भी दिखा रहा है वो बहुत महंगा दिखा रहा है। तो यहाँ से जो लेक साइड है, मतलब फीवा जो लेक है और बाकी जो टूरिस्टिक स्पॉट है, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर, तो ठीक है यहीं पे ले लेता हूँ। ये होटल है और ये कमरा है। यहाँ पे 2 बेड रखा हुआ है। मैंने पूछ लिया यार कि इसमें कोई और तो नहीं आएगा। यहाँ पे 2 बेड लगे हुए हैं, तो बोला कि नहीं नहीं आप अकेले रहना। चलो ठीक है यार, 500 नेपाली में क्या चाहिए, अच्छा है ले लेता हूँ। ये वाली मैंने ली है वेज थाली। यह आ गया खाना हमारा वेज थाली। और मैंने बोल दिया था दाल को तड़का कर देना, तो दाल फ्राई है। और ये दाल फ्राई है, चावल है, सलाद है, आलू की सब्ज़ी है, एक और आलू की सब्ज़ी है, ये साग है, ये सोयाबीन है, और ये है चटनी, और ये भी सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी है, और 2 रोटी आ रही है। और ये रहा पानी बोतल। और यहाँ से दिखेगा आपको नज़ारा पोखरा के सड़कों का। अब देखो यहाँ पे एक लाइन से सारे होटल हॉस्टल ही हैं। चलो खाना ख़त्म करते हैं अभी। चलो यार फाइनली मैं आ गया पोखरा और यहाँ पे ले लिया मैंने एक होटल। अब चलो मैं बता देता हूँ कि मेरा पूरा इस पूरे जर्नी में कितना खर्चा हुआ। अगर आप पोखरा आना चाहते हो गोरखपुर से तो कितना लगता है। अब अगर गोरखपुर से बस करोगे सोनौली के लिए तो 100, मेरा जो पड़ा बरगदवा से मेरा स्टॉपेज था तो 138 रुपये पड़ा। हो सकता है 140, 142 या 150 के आसपास आपका गोरखपुर से लगे। सोनौली बॉर्डर पे आधे किलोमीटर आपको पहले आपको छोड़ देगा। वहाँ से मैं पैदल आया और बॉर्डर क्रॉस किया, सारा बैग चेकिंग वगैरह किया। फिर बॉर्डर पे आके मैंने सिम लिया। सिम मुझे पड़ा 400 इंडियन रुपीज़। और सोशल मीडिया है वो सारा फ्री है, और कॉलिंग वगैरह भी फ्री है, नेपाली जो भी कॉलिंग है। मनी एक्सचेंज का जो ऑफिशियल रेट है 1 रुपया 60 पैसा है, लेकिन वहाँ पे मुझे 1 रुपया 58 पैसा ही मिला। वो तो 57 दे रही थी, मैंने नेगोशिएट किया। आप भी नेगोशिएट कर सकते हो। बॉर्डर से ही एक बस लिया, मिनी बस लिया, जो रास्ते में मुझे छोड़ना पड़ा। हालांकि मेरी गलती है, मैं जहाँ पे आर्मी वाले चेक कर रहे थे वहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था। मात्र 1 सेकंड का वीडियो था, उन्होंने देख लिया। अब क्या पता क्या है क्या कैसा है, उन्होंने मुझे रोक लिया और बस को जाने दिया। बोला कि मैं तेरे साथ ये करूँगा वो करूँगा। मैं बस चिल था, मैंने कहा मैंने गलती कर दिया, वीडियो बना दिया, मैंने वीडियो डिलीट कर दी, अब आपको जो करना है वो करो। फिर उन्होंने मेरा फ़ोन वोन देखा कि ये, मैंने बताया कि मैं NGO चलाता हूँ, गोरखपुर में मेरा स्कूल वगैरह है। तो फिर एकदम ठंडा हो गए सारे लोग। तो उसमें से एक बोला कि आप जाओ आगे करके को पकड़ लेना उसी बस को। बट मैं आगे आया, वहाँ पे मुझे बस नहीं मिला। तो 1000 रुपये में आप आराम से आ जाओगे। 1000 रुपया अगर आप AC बस, वो मिनी बस लेते हो, AC बस कहते हैं, नाम का AC बस होता है, लेकिन AC वगैरह नहीं चलता है, छोटा छोटा बस होता है। और अगर आप नॉर्मल बस से आओगे तो 800 रुपया नेपाली लगेगा। आ गया हूँ इस पोखरा के एक होटल में, छोटा सा कमरा है। हालांकि बेड तो 2 लगा रखा है, लेकिन इसका मुझे पड़ रहा है 500 रुपया नेपाली, जो इंडियन पड़ा आई थिंक 317 रुपया। बहुत अच्छा है, मतलब
क्या चाहिए, हॉस्टल से अच्छा है आप आके यहाँ पे, अगर आप नेपाल आ रहे हो, पोखरा आ रहे हो, तो आप ऑनलाइन बुकिंग करने के बजाय आप यहाँ पे आके आप यहाँ पे देख सकते हो, एक लाइन से होटल हैं, आप आके यहाँ पे निगोशिएट कर सकते हो। यहाँ पे 300 250 तक मतलब आपको अच्छे रूम्स मिल जाएंगे, अगर आपको मतलब बस स्टे करना है, अगर आपको ट्रैवल करना है, बैग रख दिया और घूमना है। तो ये था मेरा आज का जर्नी, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे आने वाले जो भी सीरीज़ हैं, कल से मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा पोखरा के सारे टूरिस्टिक प्लेसेस को कवर करूँगा, उसको भी मैं आप सभी को दिखाऊँगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राम राम, दुआ सलाम, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।